प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले सुहेल अफरीदी के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बाद बड़ा सवाल, हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी या असम्बली में। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को कल शाम 4 बजे 9 मुंतखब वजीर आला से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। गवर्नर का कहना है कि हलफ से इनकार कभी नहीं किया। गवर्नर कराची से पेशावर पहुंच गए। उधर JUI ने सुहेल अफरीदी के इंतखाब को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जबकि PTI रहनुमा जुनेद अकबर का कहना है कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना होगी। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा का अफगान तर्जुमान को 2 टोक पैगाम, अपने मामलात पर तवज्जो दें, पाकिस्तान को दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ का खुला एतराफ, तालिबान हमारी ही पैदावार हैं, अमेरिका से रोमांस के दिनों में पाला पोसा, लेकिन अब इन पर एतबार मुमकिन नहीं। साथ ही वाज़े पैगाम कि अगर दरअंदाजी हुई तो घर तक पहुंचा कर आएंगे। मईशत पर खतरे की घंटियां बजने लगीं। तिजारती खसारा 9.4 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। बैरूनी कर्जा और वाजिबात 92 अरब डॉलर हो गए। वजीर खजाना ने ज़रई कर्जों में कमी पर तशवीश जाहिर कर दी। इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से पंजाब में पुलिस मुकाबलों में इजाफे पर सख्त तशवीश का इजहार। रवां साल 500 से ज़ायद मुकाबले रिपोर्ट, CCD की तरदीद। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिनका आज के प्रोग्राम में अहाता करने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम KP और ये जो CM KP का हलफ इंतखाब सारा कुछ अभी डिस्प्यूट में ही चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? ये बड़ा ही एक जो है एक क्या इसको कहें कि अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। एक पार्टी है, उसके पास 2/3 की अक्सरियत थी जो कि आपने मखसूस नशिस्तों से कम करके 92 कर दी। 92 जो है 145 के अंदर बहुत बड़ी अक्सरियत है। उन्होंने प्रूव किया है कि तमाम तर कंडों के बावजूद भी उनकी अक्सरियत कायम है वहाँ पे, और आप उनको जो है ये गवर्नमेंट नहीं बनाने दे रहे। सारा ये जो तरीकाकार ही था, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब का जो KP गया ना, कुंडी साहब का, ये नहायत ही अफसोसनाक किस्म का एक रवैया है उनका। पहले ही इस पे कहना उनका, ये देखें ये सेरेमोनियल ऑफिस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होते हैं, इनके तकाजे होते हैं, ये बड़े जिम्मेदार ऑफिस होते हैं और ये डाकखाने का रोल है। ये आपने कॉलोनियल वैसे तो हैंगअप है कि मलका बरतानिया, बादशाह बरतानिया का एक जो है ना रियासत का एक सिम्बलिज्म रखा हुआ है। मेरा एक स्टेज आएगी कि अब ये जो मिस यूज़ होने लग पड़ा हुआ है कि ये एक इनको ख़त्म कर देना चाहिए। अगली दफ़ा कोई भी अच्छी आईनी तरमीम हुई तो ये काफ़ी लोग कहेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट अपना वो रोल छोड़ चुकी हुई है, इलेक्शन कमीशन का रोल मफलूज होकर रह गया है, नैब का रोल मफलूज होकर रह गया है, इन आईनी इदारों का भी मफलूज होकर रह गया है। पहले उनका एक जी दस्तखतों का बहाना, फिर उनके बाद उनका जी मैं कराची में चला गया हूँ मीटिंग के लिए। अब ये एक लतीफ़ा है, ये ऐसे ही है कि जंग के वक्त कोई फौजी कहे मैंने छुट्टी पे जाना है, कि ये जो गवर्नर और जो सदर के ओहदे होते हैं, इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल सदर के लिए प्राइम मिनिस्टर को ओथ देना है। अब उस दिन वो छुट्टी करके सदर साहब चले जाएं, ये गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर का एक इलेक्शन हुआ है, आपको ओथ देना कि मैं कराची में आया हूँ, मेरे पास अपना जहाज़ नहीं है और जी मुझे जहाज़ दे दें तो मैं आ जाऊँगा। और भाई ये क्या क्या मजाक है। और बाकी भी ये जो रोल रहा है, मैं समझता हूँ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वैसे तो पिछले 2-3 साल में कोई शर्म नहीं रह गई, कोई पर्दा नहीं रह गया। जो कुछ हो गया वह जिस तरीके से इदारे तबाह हुए हैं, पार्लियामान के, अदलिया के, जो हमारे मीडिया का भी हाल कर दिया गया है। मगर रोज़ एक नई जो है गोल पोस्ट क्रॉस करके ये बताते हैं कि अभी मज़ीद गुंजाइश है मज़ीद ख़राबी की। कि पहले देखें ना, नून लीग के अंदर इतने इतने नाम जिनसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद कहीं थोड़ी सी शर्म रह गई हो। परवेज़ शीर साहब ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक बयान दिया कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। सारी उम्र आप देखें लिबरल रहे, प्रोग्रेसिव रहे, जमहूरियत की बातें नहीं, वोट को इज़्ज़त दो, डॉन लीग के हीरो, और एकदम से जो है ना उनको ये आ गया कि नहीं, ये इलेक्टेड आइन की बुनियादी स्पिरिट है कि विल ऑफ द पीपल, जो कि इलेक्शन के थ्रू आता है। जैसे कैसे भी आपने 8 फरवरी का इलेक्शन करवा लिया, उसके बावजूद जो है वो 2/3 के करीब वो अक्सरियत वहाँ पे ले गए हैं। अब उन्होंने उसके बावजूद मुश्किल के अपनी वहाँ पे अक्सरियत साबित कर दी है। अब अदालत में जाके और वहाँ से अब देखें, अभी दोबारा
थप्पड़ पड़ गया कि अदालत से आज फैसला हो गया कि जनाब कल हल्फ लें अपना, और ये अगर नहीं देते तो स्पीकर साहब दे दें। अभी दोबारा फिर गए हुए हैं। तो नून लीग का ये रोल, पीपल्स पार्टी का रोल जो है, अब ये अगर दिखा दें कि ये बिलावल साहब से पता नहीं शर्म आ गई है उनको कि बस कुछ ना कुछ जो है ना जमहूरियत की इकदार रही में पीपल्स पार्टी, ये उनको सूट करता है कि वहाँ पे नून लीग की हुकूमत ये JUI की ना बने। सुनवाएं जी, ये क्या उनको भी क्या ख्याल आ गया? बहरहाल ये पता नहीं बिलावल साहब को फाइनली ख्याल आ गया कि कुछ ना कुछ जो है ना एक फिग लीफ रहना चाहिए, और उन्होंने शर्म दिलाई है कुंडी साहब को कि अब अपनी जाके दूसरी, अब तो अदालत का हुक्म आ चुका है, मगर अभी भी वही फुट ट्रैकिंग चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान देखें ना आप, वो भी एक ज़माने में बड़ी इज्जत इनके वालिद साहब की जो भी थी जमहूरियत पसंद होने की, उन्होंने उस ज़माने में नैब की जो है भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तोड़ी थी, उन्होंने KP की इन सॉलिडारिटी अपनी हुकूमत चीफ मिनिस्ट्री छोड़ दी थी, रिज़ाइन कर दिया था उससे जो है वो इतनी है। बहरहाल एक 77 की मूवमेंट रही, 1986 की मूवमेंट में जो है ये MRD की मूवमेंट में मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत इज्जत बनाई थी। एक अपना एक मिजाज रखते थे, बड़े असूल पसंदी थी, मगर वो भी अब क्या, अब देखें उनकी 18 के करीब सीटें हैं और वो कह रहे हैं जी वो हुकूमत बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे। किस बात से भाई आप बनाना चाह रहे हैं? और ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है ये बड़े हालांकि दरमियाने मिजाज के आदमी हैं, सख्त बात नहीं करते हैं, बात फर्मली करते हैं मगर अच्छे तरीके से करते हैं। वो उन जैसा शख्स भी जो है ना मजबूर हो गया है। उन्होंने ये जो ट्वीट किया, अगर ये दिखा सके कि मौलाना फजलुर रहमान की बस छोटी सी ख्वाहिश है, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ के मेंबर उन्हें तोड़ कर भी दे। 18 बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको 50 बंदे जो है ना वो 73 का नंबर पढ़े ताकि वो अपने भाई को वज़ीर आला बना सके। एक बंदा भी उसके बावजूद नहीं टूटा। तो 26वीं तरमीम हो या मुशर्रफ का LF हो, हर मौके पर मौलाना को हलवा खाने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्ते के मीठे का तनासुब ठीक हो। अब ये जो है मुस्तफ़ा नवाज खोखर जैसे नरम मिजाज शख्स जो है, गुफ्तगू बड़ी नरम मिजाज करते हैं, उनको भी ये करना पड़ गया है। मगर मौलाना को ये ख्याल नहीं आ रहा कि अपनी और अपने आबाओ अजदाद की कोई इज्जत, थोड़ी सी कुछ जमहूरियत। सो ये सारी बहस ही कि ये आप एक की मेजॉरिटी, और क्यों आप देखें KP की एक सेंसिटिव सिचुएशन है वहाँ पे। अफगानिस्तान के साथ भी हमारी अब इस किस्म की अभी भी जंग जारी है। अभी वो थोड़े से मामला ठंडे हुए हैं मगर ये मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, और वो एक हसास सूबा है। और आप ज़बरदस्ती, हमारा ख्याल था कि जब 18वीं तरमीम आई उसके अंदर सूबों को उनका जो बड़े अरसे से वो ऑटोनॉमी मांगते थे ये हक दिया गया। एक वजह देने की ये थी कि यहाँ पे जो सिंधु देश, पख्तूनिस्तान या बलोच इंसर्जेंसी रहती थी, ये मामलात ख़त्म हों। और काफ़ी हद तक 18वीं तरमीम ने बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉम्पनसेट कर दिया। वर्चुअली अब जी सूबे किसी के काबू में नहीं रह गए हुए हैं। मगर अब ये दोबारा खुद जो इस तरह की बातें, पंजाब की एकदम इज्जत दोबारा जाग गई है, तेरी पग नू लग गया दाग का नारा जो है ना नवाज शरीफ के बाद अब उनकी बेटी साहबा लगा रही हैं, उंगलियां तोड़ने की बात हो रही हैं। सिंधी भी ज़्यादा ऑफ कोर्स फिर रिएक्शन में कर रहे हैं। बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी चल रही है। तो KP जो है वो बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पख्तूनिस्तान की बात नहीं हो रही, बल्कि वो कहते हैं कि जनाब ये जो अफगानी पख्तून है ये हमारे से मुख्तलिफ हैं। और वहाँ पे आप ज़बरदस्ती उनके मतलब पेरोकियल किस्म की एथनिक आप लिंग्विस्टिक जो है कंट्रोवर्सीज रोड क्रिएट की जाती हैं, ताने दी जाते हैं कि जी ये पठान ऐसे हैं तो जी ये पख्तून ऐसे हैं। तो मेरा ख्याल है जब रियासत की तरफ से ये चीज़ें जब खुद आप शुरू करते हैं तो ये मामला फिर कहीं और चले जाते हैं। इसके अंदर फिर एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मौका मिलता है, दुश्मन अनासर को मौका मिलता है। तो आपने अच्छा मैं लग रहा था कि आप नहीं अभी हम कोशिश कर रहे हैं जुबैर साहब को साथ लेने की, क्योंकि हम उनके साथ भी डिस्कशन करना चाहेंगे। आमिर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक एथनिक कलर हमारी पॉलिटिक्स के अंदर और उसको प्ले किया जाता है और फिर इससे मौका मिलता है उन तमाम कुव्वतों को जो चाहती हैं कि पाकिस्तान फर्दर एक केओस की तरफ जाए या डिवाइड की तरफ जाए, या वो उनका इंटरेस्ट इसके अंदर लाई कर रहा है। तो ये बात क्या समझते बूझते हुए
हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि हम इस चीज को मजीद हवा दें? नहीं, ये अब तमाम से देखिए ना, एक पार्टी है उसको आपने पहले ही यहाँ फॉर्म 45 47 की कंट्रोवर्सी है, उनसे इस्लामाबाद ले लिया, उनसे पंजाब ले लिया, और अब जो है उनकी एक वहाँ पे पार्टी है, उनका मर्जी, उनकी 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 वोट, उनके पार्टी, उनकी मर्जी, वो अपना चीफ मिनिस्टर। अगर आपको कोई एतराज़ है तो कानूनी तरीके हैं, आईनी तरीके हैं कि आप उनके खिलाफ कोई साबित करें कि यार जनाब, जस्ट बिकॉज के जनाब वो आपको, इससे पहले वो 2 साल से मिनिस्टर थे, वो 16-18 साल से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ख़राबी नहीं थी, एकदम से ख़राबी याद आ गई कि हो ये कोई शरपसंद नासिर है, तो ये कोई तरीका नहीं, ये सारी बहस ही मैं समझता हूँ बचकाना और शर्मनाक है। जी आमिर साहब, हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जुबैर, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आप शायद इब्तदाइये में सोच रहे होंगे कि जो सारी बहस है जिसको आईनी कानूनी बनाया गया, अदालत में मामला चल रहे हैं, और कुंडी साहब का जो रवैया कि जी चीफ मिनिस्टर जो है ना वहाँ पे सुहेल आफरीदी को नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पे आप? इसका जो शॉर्ट आंसर है वो तो ये है कि इमरान खान ने पूरे सिस्टम को उखाड़ के रख दिया। ही डिसाइडेड सिटिंग इन जेल कि जी ये यंग बच्चा जो है चीफ मिनिस्टर होगा, और उसके ख्यालात से भी सब वाकिफ़ थे। एग्रेसिव है, इमरान खान का जियाला है, ऐसे लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए तैयार होगा, और करेज है, और जो ये सारी चीज़ें उसकी पहली स्पीच में और जब से वो नॉमिनेट हुआ है नज़र आनी शुरू हुई है। सो एंड एवरीवन इंक्लूडिंग द फेडरल गवर्नमेंट, और ऐसे लोग जैसे परवेज रशीद जैसे, वो वीडियो पर आके मैसेज दे रहे कि इसको नहीं बनाने देंगे। और इसी तरह से कुंडी साहब, और जो कि शर्मनाक बात है, पीपल्स पार्टी क्या डिस्ग्रेस कहाँ से गिरी है। ये वो पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो पार्टी जो बेनज़ीर भुट्टो की, उसको आपने कहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू एक शख्स आया, उसके ऊपर कोई केस आपने नहीं डाला हुआ, वो मिनिस्टर था, सब सेटिस्फाइड थे, लेकिन आपने कहा कि पीटीआई की जीत नहीं होनी चाहिए। उनके पास 2/3 मेजॉरिटी पड़ी है, और वो अवाम की राय से यहां तक पहुंचे। सो इमरान खान तो फैसला करेगा ना, कि उसी में से फैसला करेगा कि जो हाउस में मौजूद है लोग। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा प्रोसेस जो हुआ है, कि ये ट्राई करने की कोशिश की, ये बैटल ऑफ नर्व्स ज्यादा था देन एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम। जुबैर, इसका एक और पहलू ये है कि केपी जो है वहाँ पे एक दहशतगर्दी की लहर, ये पिछले 7-8 साल बाद सबसे ज़्यादा अमवात वहाँ पे शहादतें हो चुकी हुई हैं, 800 से ऑलरेडी फिगर क्रॉस कर चुका हुआ है। ये 2017 के बाद शायद सबसे ज़्यादा फिगर है, 1000 को भी शायद ये खुदा न खास्ता जिस तरह चल रहा है क्रॉस कर जाए। तो ऐसे मौके पे वो वहाँ की ये जो उन्होंने 90 वोट लिए हैं, वो एक अपना रिजॉल्व दिखा रहे हैं कि तमाम हथकंडों के बावजूद जो हैं उनके जो एमपीए, अपनी उनकी भी इंटेग्रिटी होगी, मगर एक पब्लिक प्रेशर नज़र आ रहा है क्लियरली कि उनको डर लगता है कि अगर वो इधर उधर दाएं बाएं होंगे तो पब्लिक का एक रिएक्शन आ सकता है। और ऐसे मौक़ों पे इनवाइट करना कि एक सूबा अपना एक मैसेज दे रहा है, तो और ज़बरदस्ती जोर करके ये हुकूमत चेंज करना, ये क्या, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इट्स अ विन विन फॉर इमरान खान। एक तो जो इस नॉमिनेशन से पहले या गड्डापुर को चेंज करने का जो फैसला सुनाने से पहले पीटीआई बिखरी भी नजर आ रही थी। हम सब देख रहे थे कि एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे थे, कौन क्या, किसी का मैंडेट है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पता नहीं कितने लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। एक इसका जो पॉजिटिव पहलू निकला है पीटीआई के लिए कि उसने यूनाइट कर दिया, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग इट लुक्स लाइक दैट, कि हालांकि वो जूनियर है, बड़े लोगों की तमन्ना होती है, और पीटीआई में भी बहुत होंगे, पीटीआई के पुराने बड़े बड़े जियाले हैं जो केपी में मौजूद हैं, उनमें से बहुत से की ख्वाहिश होगी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन पब्लिक में किसी ने भी ऐसी पोस्टरिंग नहीं किया है जो इस किस्म का मैसेज देने जाए। सो वो जब ऐसा मैसेज किया पॉजिटिविटी का, तो वो जो आप क्या समझ रहे, इन्होंने क्या हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए होंगे, डराने धमकाने से लेके रिश्वत खिलाने और डिफरेंट पोजीशंस देने के हवाले से सब कुछ ट्राई किया होगा, एक एमपीए नहीं तोड़ सके।
आई मीन दिस इज मिरेकलस, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं, इस माहौल में दिस इज मिरेकलस। और दूसरी बात ये जो आपने कहा ना कि वहां ऑपरेशन जो केपी में जो माहौल केपी में माहौल दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के साथ अभी मामलात हमारे जंग की सूरत हाल चल रही है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए प्लीज। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, देखें इसमें तो किसी को भी, फेडरल हुकूमत को, किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन को, ये गवर्नर को ये पंगा लेने से पहले समझना चाहिए कितना डेलिकेट मामला है। कि देखें ना, एट द एंड ऑफ द डे जो अफगानिस्तान के साथ जो भी, वो तो एक अलग इशू है, हम बात कर सकते हैं कि जी अफगानिस्तान में हमारी एक जंगी हुई है अभी थोड़े दिन पहले, वहाँ बहुत से इलाके बाजोड़ और दूसरे इलाके जहाँ ऑपरेशन टाइप माहौल है। अब ये सारा जो है ये पिछले 20 साल से ज़्यादा चल रहा है और वहाँ लाशें उठाते रहे हैं, वहाँ खून बहा है, नकल मकानी हुई है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। अब ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे कैसे पाकिस्तान बाहर आएगा, कैसे केपी के लोग, जो ट्राइबल एरियाज के लोग बाहर आएंगे। तो कम से कम आप ये जो पीटीआई जो नुमाइंदा जमात है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है ना, कोई बिलीव नहीं करता। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उनका खुद ट्राइबल होना, अफरीदी होना, बाड़ा से होना एक इस उसमें बड़ा एक मुस्बत चीज़ हो सकती है। कल हमारे प्रोग्राम में तैमूर खान झगड़ा कह रहे थे कि अगर ये मुस्बत तरीके से देखें तो एक अच्छी शुरुआत है। ऑफ कोर्स सुहेल आफरीदी के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है कि ये हमारा अफगानिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला जो था वो ट्राइबल बेल्ट का रहता था कि ड्यूरन लाइन के अंदर वो इसको ट्राइबल बेल्ट को वो ग्रे एरिया समझते थे। और जब से हमने उसे केपी फाटा को जम किया है केपी के अंदर, तो वहाँ एक उनकी तरफ से ये कोशिश रहती थी। पहली दफ़ा है कि ट्राइबल बेल्ट का एक चीफ मिनिस्टर बन रहा है। सो अगर सारी पार्टीज अपनी जिम्मेदारी से करें तो ये एक अच्छी इब्तिदा हो सकती है। क्या कहेंगे? देखिए आमिर, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान हैज़ स्पेक्टेकुलरली फेल्ड इन इट्स असेसमेंट। आप भी यहाँ मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, सब हमें ये क्या बताया गया था जब अशरफ गनी की हुकूमत थी कि पाकिस्तान में जो पंगे होते हैं थोड़े बहुत वो इंडिया करवाता है, अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो एंटी पाकिस्तान है, यही कहते थे ना। और अगर तालिबान जब टेक ओवर कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए जी 6 वहाँ उनके कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया के, वो किस लिए 6, यही कहा जाता था ना। अच्छा, इसमें यूनैनिमिटी थी हमारी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस ऑल, सबने वेलकम किया था। इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया था, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग बयान दिया था कि स्लेवरी की चेन्स तोड़ दी हैं अफगान कौम ने। ख्वाजा आसिफ के आप बयान पढ़ लें कि इतने बड़े इमोशनल और बड़ा वेलकमिंग थे कि अल्लाह ताला, मतलब इस्लाम को इन्वोक किया जा रहा था कि जी ये वो विक्ट्री है। इसी तरह से बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब मसला ये है कि 2022 तक तो बड़े हम समझ रहे थे कि बड़े जबरदस्त हो जाएगा। सो वेयर हैव वी फेल्ड? आई मीन वी डोंट इवन नो व्हाई आवर रिलेशनशिप विद अफगान तालिबान हैव गॉन सो बैड कि जंग शुरू हो गई है। 70 साल में इस तरह की जंगी अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल नहीं रही, कशीदा मामलात रहे। और उसके अंदर ये जो बहस रहती है जुबैर, मेरा ख्याल है कि जी तालिबान को कौन लाया कौन नहीं, तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम ही हुकूमतें, तमाम ही मेजर पार्टीज जो हैं इस वक्त जो 3 है मैदान में, किसी ना किसी वक्त जो है पॉलिसी की तब रही शामिल, ये पॉलिसी बनती रही कि उनको इंगेज किया जाए तालिबान को या तालिबान के टीटीपी के कुछ हलकों को। और ये ज़्यादातर जो है इस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर फैसला रहा है। तो अब जो है, मैं बल्कि चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी एक पॉलिसी शिफ्ट हुई है जिस पे पाकिस्तान में इतना गौर नहीं किया गया कि कल आज भी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया, कल भी ये कहा गया कि हमने उनको इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान की कहने की बजाय एक तो रजीम, तालिबान रजीम का। दूसरा ये कहा गया कि हाँ वहाँ पे उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में कोई वहाँ अब काबुल में नुमाइंदा हुकूमत होगी, जिससे अखज़ ये किया जा रहा है कि हम तालिबान से 45 साल बाद अपनी पॉलिसी एक शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि शायद ताजिकों से, उज़्बेक से या नॉर्दर्न अलायंस जो पहले होता था कहीं, उनसे भी बातचीत की है। आप देखते हैं कि ये कोई पैराडाइम शिफ्ट है या बस प्ले ऑफ द वर्ड्स है?
पैराडाइम शिफ्ट तो है, लेकिन व्हाट डज इट शो कि वी हैव, हमारी असेसमेंट बिल्कुल गलत थी ना। हम तो इनको फैसिलिटेट कर रहे थे टेक ओवर करने में। हम जो बैकडोर बातचीत हो रही थी जिसमें अमेरिकन भी शामिल थे, तो उसमें तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स टू इंश्योर के अ पीसफुल एंड नॉर्मल टेक ओवर बाय द तालिबान इन काबुल। और वो पाकिस्तान ही को ब्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान ने, अमेरिकन जो हैं पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। बहरहाल हम तो ये इस जज्बे से लाए थे कि जी ये बड़े ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं, तो पैराडाइम शिफ्ट तो है। लेकिन मैं एक आमिर यहाँ एक चीज़ का पॉइंट आउट करूँगा कि देखिए, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और उस वक्त अमेरिका यहाँ मौजूद था, वी वर फ्रंट लाइन स्टेट, अमेरिका में बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा था इकनॉमिकली भी, और वी वर सपोज्ड टू बी पार्टनर्स। बट अमेरिका हमें ब्लेम करता था कि हम जो तालिबान है, अफगान तालिबान, नो तहरीक तालिबान, अफगान तालिबान को हम सेफ हेवन्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, और हम बॉर्डर पर इंश्योर नहीं करते हैं कि जी वो उनको रोकते नहीं हैं, और वो अफगानिस्तान में जाके अमेरिकन के साथ टेररिस्ट एक्टिविटी करके वापस आ जाते, यही था ना। और उन्होंने कहा कि अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो फिर हम आएंगे ट्राइबल एरियाज में। सो पाकिस्तान को थोड़ा सा इस तरह से भी कि ये सिर्फ बातचीत के थ्रू होगा, डिप्लोमेटिक प्रोसेस ही के थ्रू होगा, और कोई तरीका नहीं है। जो चाइना ने कहा है, जो सऊदी अरेबिया ने कहा है, जो कतर ने कहा है, एंड आई थिंक दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। एक हम बॉम्बिंग करके, और हमने एक तजर्बा सीखा है अफगान्स का, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे पहले, या फिर सोवियट्स थे, या फिर अमेरिकन थे, ये जरूरी नहीं होता कि आपके 4 हमलों के बाद आप पाकिस्तान के लिए जो मजहबी शिद्दत पसंदी है, उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर भी अगर हम शिद्दत पसंदी को, मजहबी शिद्दत पसंदी को रोकेंगे पनपने से, और तो अपने मुल्क के अंदर भी नेशनल एक्शन प्लान, ये जो रोज़ ये मसला होता है, तो ये हल नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि वक्त का फ़ायदा उठाते हुए एक और जो इंटरनेशनल, जो कल वहाँ पे बहुत बड़ी एक शर्म उल शेख के अंदर एक तकरीर हुई, प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान को ये मौका दिया गया फॉर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उन्होंने कहा, उस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अच्छा किया, बुरा किया। मैं ज़ुबैर को अपना व्यू देने से पहले चाहूँगा कि आप ज़रा इसकी तशरीफ़ फरमा दें कि कैसे, ये क्या, ये कितनी हमारी कामयाबी है या कुछ और है। पहली बात तो देखें, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। वो जो इजरायली जो पार्लियामेंट है केनेसेट में, उससे चंद घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर, और सबको पता है कि पिछले 2 साल में अमेरिका का क्या रोल रहा है। अगर हम समझते हैं कि पैलेस्टीनियंस के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, जो कि हुई है, जेनोसाइड हुआ है, जो कि हुआ है, अगर हम समझते हैं और हम कहते हैं कि जेनोसाइड हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा शराकत किसी की अगर रही है, और उनके बगैर जेनोसाइड हो ही नहीं सकता था, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। और उन्होंने कल तकरीर में कहा कनेसेट में कि जी जो हमने आर्म्स एंड एम्युनिशन दिए इसराइल को, वो आपने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किए। और किधर इस्तेमाल किए उन्होंने? गाजा में इस्तेमाल किए। सो अगर 70,000 मासूम बच्चों की जानें लेने वाला, बूढ़ों की, औरतों की तबाही करने वाला, अगर वो इतना फख्र से बता रहा है, और हम कह रहे हैं कि ही इज द मैन ऑफ पीस, और हम सलूट कर रहे हैं उसके बाद, चंद घंटों के बाद, और हम उसको नोबेल प्राइज फिर नॉमिनेट करने के लिए तैयार हैं, मतलब आई थिंक कोई बैलेंस होता है कुछ। और फिर आप, सबसे बड़ी बात ये आमिर, क्योंकि हमारी एक पास हिस्ट्री है जिसमें हमने अमेरिका के लिए वो काम किए जिससे पाकिस्तान तो तबाह हो गया, पाकिस्तान का सिस्टम तबाह हो गया, सोसाइटी तबाह हो गई, हमारा एक्सट्रीमिज्म आ गया, सब कुछ हो गया, क्लैशिंग ऑफ कल्चर आ गया, सब कुछ आ गया। ये हमने देखा है ना। खुद ख्वाजा आसिफ ने अभी थोड़े अरसे पहले एक्नॉलेज किया था कि वी वर फाइटिंग दोज वॉर्स, वी वर ट्रेनिंग टेररिस्ट ऑन टू फैसिलिटेट अमेरिका। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को जो इतनी अहमियत मिल रही है, पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान के क्या पास क्या है? कोई इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, क्या है जो अमेरिका सबसे आगे बढ़ के पाकिस्तान की तारीफ पे तारीफ? तो मेरा क्वेश्चन है, हमने क्या कमिट किया है? ये काउंटर आर्गुमेंट इसका है कि हमने यूके, फ्रांस, हाल ही में इंडिया से जो जंग जीती है, उससे इस्लामिक दुनिया के अंदर हमारा कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये वो तो इस्लामिक दुनिया में हुआ ना, ट्रंप की उतनी तारीफें कर रहे हैं। मैं तो काउंटर भी बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है यार कि मोदी का अगर वो होता वहां पे, तो उन्होंने भी यही करना था। तो शहबाज शरीफ साहब ने 1 अप ऑन नरेंद्र मोदी किया है।
देखें दो चीजें, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि इंडिया बिल्कुल डेसिमेट हो गया है डिप्लोमेटिकली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मे वॉर। जो पहलगाम में जो टेररिस्ट एक्शन हुआ था, अगर उसकी हैंडलिंग इंडिया सही तरीके से करता तो इंडिया को अपना, मेरा ख्याल है, तारीख के मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, देखे ना, अगर मोदी कल आते, वो डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी वहां आए हुए थे, तो आप कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है इंडिया के लिए। सो उधर तो देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट इट कि इंडिया इज टोटली डेसिमेटेड डिप्लोमेटिकली एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाटएवर दे डिड और उनके एक्शन से। बट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सी चीजें जो ट्रंप साहब को चाहिए इस खित्ते से, एक तो उनको वो चाहिए, मिनरल्स चाहिए, दूसरे उनको वो कौन सा एयरबेस है अफगानिस्तान में, फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने कहा है, उसका इजहार किया है, तो उसको कौन दिलवाएगा? पाकिस्तान ही दिलवाएगा ना, चीन तो आगे नहीं दिलवाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जुबैर साहब, जिस सारी आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए आफ्टर गेनिंग दैट इंपॉर्टेंस, जिस तरह ये मे वॉर के बाद हुआ, बजाय उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने के एक जो ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वो तो बहुत ऐसे लग रहे हैं जैसे वीक हम स्टेट में हैं इस वक्त और बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे लिए प्लीज करना। ये खुशामद का लफ्ज अवॉइड कर रही हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे कहा जाता रहा है कि जी ओपनली लोग कह रहे हैं कि ये कहा गया तो इम्पोर्टेंट था ही, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा, मगर जिस तरीके से कहा गया उस पर बड़ा एतराज आ रहा है। जिस तरीके से कहा गया, देखिए ना, एक बात ये है कि एक अपनी हम सोवरेन कंट्री है, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। चीन हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है, अमेरिका उसका सब दुश्मन है, तो एक वो सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, ईरान हमारा हमसाया है, वो ईरान को गालियां दे रहा है, आप खड़े होकर उसको सलूट कर रहे हैं। फिर मेरा तो आई डोंट नो हाउ टू यूज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड देन दिस थिंग, कि लोग तो उसको मजाक में ये कहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड 28 सेकंड बोले थे वो शायद, या 22 सेकंड, कौन सी एक अच्छा, फिर सबसे बड़ा इवेंट क्या था? इवेंट ये था पीस इन पैलेस्टाइन, पीस इन गाजा। पैलेस्टाइन के बारे में एक लफ्ज नहीं, उनकी और पैलेस्टीनियन स्टेट पर पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में एक लफ्ज। 5 सेकंड 10 सेकंड कानात इसलिए भी बड़े कम हैं कि आज कैबिनेट, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स के और ट्वीट्स आए हैं कि दिस जस्ट फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद इनखला जो 50% उन्होंने किया हुआ है, वो शायद वापस चांस है कि वो दोबारा गाजा में उस एरिया में भी आ जाएं। फिर एक और खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपी हुई है कि वहाँ पे एक इमिग्रेशन का, वॉलंटरी इमिग्रेशन की एक डायरेक्टोरेट बनाई जा रही है कि जिसका लुबे लबाब ये है कि लोगों को एक किस्म का कहने को वो वॉलंटरी होगा, मगर इनवॉलंटरी तरीके से ही उनको वहाँ से मजबूर किया जाएगा, बैक बारो स्टील जिस तरीके से भी करके, प्रेशराइज करके, कि वो गाजा छोड़ दें ताकि आबादी का तनासुब तेज हो। क्या कहेंगे? देखो ना, एक ये जब आप वो लोग कह रहे हैं कि जी अमन तो लाना जरूरी था, अब ये बड़ी प्राइस है अमन की कि जी आप उस ड्रीम को जो डेकेड से पैलेस्टीनियंस के दिलो दिमाग में थी, मुसलमानों के जज्बात थे कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट हो और उसको वो ऐसा हो, ये अब ये अगर आप हमास को निकाल देते हैं तो दूसरी साइड है वो जो महमूद अब्बास जिसको लीड करते हैं वेस्ट बैंक में, तो वो उनको तो कोई मसला नहीं है, उनको तो कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं चाहिए, वो तो इजराइल की हुक्मरानी के तहत रहने में उनको कोई इशू नहीं है। पीएलए ने आज जो है, पीएलए ने टोनी ब्लेयर को कबूल कर लिया है कि हमें कोई एतराज नहीं है अगर वो वायसराय लग के आ जाते हैं गाजा में। तो अब ये देखें ना, इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। टोनी ब्लेयर इज नॉट अ पर्सन हु इज एडमायर्ड, ही इज अ पर्सन हु इज हेटेड in the Arab world, in the entire Arab world. He is not even admired in UK. He is not even admired in European cities. He is someone who is associated with genocide in Iraq. मैं जुबैर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप इकोनॉमी में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ये हम अपनी पैटी लड़ाइयों के अंदर यहाँ पे ये जो बयानात की चल रहे हैं,
तो उसके अंदर इकोनॉमिक ख़ास तौर पे सिचुएशन बड़ी इग्नोर हो रही है। आज हफीज़ पाशा साहब ने भी पॉइंट आउट किया है कि एक बड़ा खौफनाक फिगर आया है, वो आया है ट्रेड गैप का, कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो इस क्वार्टर में 9.4 बिलियन डॉलर का एक क्वार्टर में आ चुका हुआ है, जो कि 33% जो है ना इजाफा है, और पिछले साल के मुकाबले में 2.5 अरब ज़्यादा डॉलर ज़्यादा है, और पिछले साल ये 7 अरब था एक क्वार्टर का। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि अभी इसके अंदर सैलाब के फिगर्स नहीं हैं कि जो भी कपास और व्हीट की इंपोर्ट होनी है, और राइस की क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स कम होंगी। तो ओवरऑल जो है ये बड़ा खौफनाक अलार्मिंग किस्म का ये ट्रेड डेफिसिट जो है 36 बिलियन डॉलर तक जा सकता है, जिसके बाद के एक आपका फॉरेन रिजर्व्स का भी इशू आ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट का भी आ जाएगा, तो दोबारा वो डिफॉल्ट की टल्ली खड़कनी शुरू हो जाएगी। देखें, जो सबसे ज़्यादा मईशत के हवाले से जो आपने फिगर पिक भी किया ट्रेड डेफिसिट है, उसके अंदर जो दो मेजर नंबर्स होते हैं कि इंपोर्ट्स के और एक्सपोर्ट्स के, और अगर मुल्क ने आगे जाना है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये मांग के इधर से IMF से और दोस्त ममालिक से मांग के नहीं आप अपने पाँव पर खड़े हो सकते। आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और वो सबसे अच्छा जरिया है। अब हुआ क्या है कि 3 साल का, आज मैंने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की फिगर ट्वीट भी किया है, तो मेरे जहाँ तक मुझे याद है 19 बिलियन डॉलर्स होता था 2022 के फुल ईयर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, वो गिर के 3 साल के बाद 17 बिलियन रह गया। तो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही है, और इसी तरह से ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ओवर लास्ट 3 इयर्स कम हुई है। अच्छा, इंपोर्ट आपने खींची भी थी पिछले 2 साल से 2.5 साल से, जब आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, 2022 में डिफॉल्ट के करीब आ गए थे, तो आपने इंपोर्ट्स पर कदगन लगाया। अब जाहिर है वो कदगन एक वक्त में जाके थोड़ा सा आपको रोकना उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करनी है तो आपको इंपोर्ट करना है ताकि वो एक्सपोर्ट आप क्योंकि आपको माजी याद होगा, लोगों को भूल जाता है, लोग वो कह देते हैं कि जी हमने क्योंकि डिफॉल्ट हो रहा था तो कुर्बानी दे के ये गवर्नमेंट लिया है। 2017-18 के अंदर जो है वो एग्जैक्टली जो है 25 बिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट्स 20 पे आ गई थी खुर्रम दस्तगीर के होते हुए, और 55 बिलियन का जो है ना हमारी इंपोर्ट, जो ट्रेड गैप था 35 बिलियन का था। अब दोबारा हम 36 बिलियन उसी तरह के माहौल की तरफ जा रहे हैं। अब देखें ना, वो अगर आप अच्छा इंपोर्ट का अगर आप देखें पिछले 3 साल के मुकाबले, अगर 2022 के मुकाबले में और पिछले साल के मुकाबले में देख लें, तो आपकी इंपोर्ट बढ़ गई 5.6 या 5.8 बिलियन डॉलर थी ये पिछले सितंबर में, लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, और वो बतदरीज ऊपर जा रही हैं। तो आप अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे नहीं और इंपोर्ट को रोकेंगे तो उसके भी नेगेटिव असरात हैं। अगर इंपोर्ट को नॉर्मलाइज होने देंगे ताकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, तो उससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और इसी तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो फिर उसका जाहिर सी बात है इसका मतलब ये इंपोर्ट के अंदर भी एक और डिटेल बड़ी, 2 डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 98% जो है ना इजाफा इंपोर्ट बिल के अंदर वो है। आप सेकेंड हैंड कारें मंगवा रहे हैं। एक तो ये कि वो आपका स्मॉग का सीज़न आ रहा है, और इंडिया ने फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर जो है 10 साल पुरानी गाड़ी एंटर ही नहीं होने देते। ये पुरानी गाड़ियां मंगवा रहे हैं, एक तो इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है, दूसरा आपका स्मॉग की सिचुएशन में बना रहे हैं। तो ये पॉलिसी की कोई समझ नहीं आती है, एक चीज़ की दूसरे से रब्त नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो खराबी है ना वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और उसकी कंसिस्टेंसी में। इवन आपने एक ऑटो सेक्टर की बात की है, ऑटो सेक्टर पिछले अगर आप 6 महीने में देखें 3-4 दफ़ा आपने फैसले बदले हैं। कभी आप एक फैसला करते फिर आप दूसरा फैसला। भाई ऑटो सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं उनको समझ ही नहीं आ रही कि आपने फाइनल फैसला क्या करना है, हम क्या बिजनेस मॉडल बना के इसको आगे लेके जाएं। जब तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं होगी और कन्विक्शन के साथ कि हम ये आगे लेके चलेंगे अगले 1 साल 2 साल 3 साल, बिजनेसेस आगे नहीं जा सकते। आपके पहले कम प्रॉब्लम्स है। आप देखें ना, आपकी जो हम कहते हैं कि जो कंपनीज यहां से छोड़ के गई हैं, वो एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो एक बड़ा क्लियर आपको एक मैसेज देके जा रही है। उसको जितना मर्जी आप स्पिन देने की कोशिश करेंगे, ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग और ये सब हो रहा है। भाई ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग में पाकिस्तान क्यों पिस रहा है? यामा भी यहां से छोड़ के चला गया,
फाइजर भी यहां से छोड़ के चला गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी यहां से छोड़ के चला गया, और दूसरी पता नहीं बेइंतहा कंपनीज दूसरी छोड़ के चली गई। प्लस जो एक आप देखें जो यहां की बहुत बड़ी टेक्सटाइल, वो उन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर अपना जो वो प्लांट है वो बंद कर दिया। तो इसका मतलब है आपके एक्सपोर्ट्स में आपके मिसाइल है ना, इंडस्ट्री taxes की आपके इंडस्ट्री one of the की highest, एक और खबर बल्कि शेयर कर लूं highest in the मैं, region है। एक और खबर शेयर कर लूं कि इंडस्ट्री का आप ये बता रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स जो है टेक्सटाइल बंद हो गया, और भी कारखानों का, जिनिंग का, स्पिनिंग के, वो रोज़ पता चलता है यूनिट्स बंद हो रहे हैं। एग्रीकल्चर का एक और बड़ा बुरा फिगर आया है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि 53% जो ज़रूरी कर्जे हैं वो पंजाब के अंदर कम लिए गए हैं। 57 सिंध का फिगर है, जो 2 सूबे हमारे एग्रीकल्चर के हैं, जिसका मतलब ये है कि लोगों में सख्ती नहीं है कि वो कर्जे लेके अपनी फसल उगा सकें, फर्टिलाइज़र खरीद सकें या बीज, जिसका मतलब है कि आपकी क्रॉप्स जो हैं अगला मज़ीद ख़राब होने जा रही हैं। लास्ट वर्ड्स आमिर, मैं इसमें वो जरूर जिक्र करना चाहूँगा, नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो इन्होंने फिगर्स को फज करने की कोशिश की है कि पिछले ये जो फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है उसको पहले 2.68% दिखाया गया था। बाय द वे IMF ने आज फिर कहा वही इतने 2.68% है, इन्होंने कहा 3% क्रॉस हो गया। 3% कैसे क्रॉस हो गया? सारी फजिंग की है नंबर्स की, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हाईलाइट कि जी आप फज करके अपने नंबर्स को बढ़ा चढ़ा के पेश करने, जो जुलाई सितंबर क्वार्टर था 2024 का, उसको भी रिवाइज कर दिया है। 1.25 साल के बाद आपको सडनली ख्याल आया नहीं 1.2% ग्रोथ नहीं होती, 1.8% ग्रोथ हुई थी। क्या इंसाफ है, आपकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही नहीं है, और ज्यादा खराब हो जाएगी। बहरहाल इसी उस पर दुआई की जा सकती है कि ज़राअत के, इंडस्ट्री के, महंगाई के, और फिर ग्रोथ के, और ये ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तमाम जो मल्टीपल डायनासोर्स हैं ये उभर के आ रही हैं, और हमारे यहाँ जो है ये बुनियादी जो बयानियाँ है उसका ये हिस्सा भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर वक्त निकालने का हमारे लिए। जी, ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।